सो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं सेल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेल को हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पर, वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिटेल्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अब सेल की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है भाई? सेल की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर में कितने सारे ऑर्गेनील्स देखने को मिलते हैं। एक सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गेनील्स होते क्या हैं? ये सारे जो हमने बनाए हैं सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर या सेल के अंदर में जो ऑर्गेनील्स हमने बनाए हैं, ऑर्गेनील्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ऑर्गेनील एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है। अब कितने सारे सेल ऑर्गेनील एक और सेल में प्रेजेंट होते हैं, वही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनील खुद भी दो तरह के होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड, जिनके ऊपर में लिपिड कवरिंग देखने को मिलती है, जिनके ऊपर में एक लिपिड की कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन कवरिंग देखने को मिलती है, और एक होते हैं मेम्ब्रेन लेस या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ पर इनके ऊपर में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो नो मेम्ब्रेन कवरिंग। अब इन दोनों में से अगर हम बात करें, ज़्यादा एफिशिएंटली कौन फंक्शन कर पाएगा? ज़्यादा एफिशिएंट फंक्शन किसका होता है? जैसे ये हमने नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बना दिए, ये तीनों, और ये तीनों मेम्ब्रेन बाउंड है। इसमें से ज़्यादा एफिशिएंट फंक्शन होता है मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग का, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग क्या करती है? एक कंपार्टमेंट बना लेती है साइटोप्लाज्म में अपना अलग से, एक सेपरेट एरिया बना लेती है। इसके अंदर में जो स्पेस है वो सेपरेट है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और एक पर्टिकुलर फंक्शन इसी पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में होगा। मान लीजिए इसका जितना भी काम हो रहा है वो इसी कंपार्टमेंट में होगा, इसका जितना भी काम हो रहा है वो इसी कंपार्टमेंट में होगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स के पास एक अपना खुद का कंपार्टमेंट होता है, एक कमरा होता है, और सारा काम उसका उसी के अंदर में चल रहा होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड या फिर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनील के साथ ऐसा केस नहीं होता। वहाँ पर जितना भी फंक्शन होता है, क्योंकि वो सारा कॉन्टिन्यूस है साइटोप्लाज्म के साथ, उसके पास कोई भी अलग से कंपार्टमेंट नहीं है, तो उसका फंक्शन ऑल्टर हो सकता है साइटोप्लाज्मिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो बेटर फंक्शन कौन करते हैं या फिर ज़्यादा एडवांस्ड टाइप के कौन से हैं? मेम्ब्रेन बाउंड एडवांस्ड टाइप के ऑर्गेनील्स होते हैं, जो बाद में डेवलप किए हैं। जो प्रिमिटिव ऑर्गेनील्स हैं जो पहले डेवलप किए हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड टाइप के। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एक और काम करते हैं। जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील किसी सेल में प्रेजेंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट है अलग अलग, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होने की वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है। जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बट जाता है, उसका क्या हो जाता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन, या फिर वो छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कंपार्टमेंट्स बोलते हैं। और ये तभी होता है जब अगर किसी सेल के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील देखने को मिले। तो ये इस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिस है, सेल ऑर्गेनील्स हैं। अब सेल ऑर्गेनील्स के बेसिस पे हम दो तरह के ऑर्गेनील्स को डिवाइड, दो तरह के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, दो तरह के सेल को डिवाइड करते हैं। एक प्रोकैरियोटिक, तो दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते ही नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स देखने को मिलते हैं।
लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास में कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जरूर देखने को मिलते हैं। कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूकैरियोट्स में भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब यूकैरियोट्स के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास में सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दिखाई पड़ते हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। हमने बताया था कि जो डीएनए है उसके ऊपर में अगर एक मेम्ब्रेन कवरिंग प्रेजेंट होती है तो वो एक ऑर्गेनेल का नाम मिलता है उसको, जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स के पास में क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो इनका डीएनए भी एनक्लोज्ड होता है एक कवरिंग में, और डीएनए प्लस उस कवरिंग को मिला करके हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। तो इनके डीएनए के पास क्या होता है, ये डीएनए है, उसके ऊपर में कवरिंग होती है, इस पूरे को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इनके पास में न्यूक्लियस देखने को मिलता है, एक्चुअल न्यूक्लियस इनके पास होता है। न्यूक्लियस एक तरह का ऑर्गेनेल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल में काउंट होता है। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वहीं पर क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो कोई भी इंटरनल मेम्ब्रेन होती नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होते नहीं है, तो जैसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता उसी तरह से यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इनका डीएनए के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, डीएनए जो होगा वो नेकेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में ऐसे ही खुला घूम रहा होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कोई मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जो इनका डीएनए होता है वो नेकेड होता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, और उस डीएनए जिस स्ट्रक्चर में जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उसको क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड। तो जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है उसी रीजन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। यहाँ पर कोई न्यूक्लियर कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरह से एक न्यूक्लियोइड बना देते हैं हम। ये इनका सर्कुलर डीएनए है और इसी सर्कुलर डीएनए को हम न्यूक्लियोइड बोल रहे होते हैं। अब ये तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात हो गई। इसके अलावा कुछ डीएनए में भी फ़र्क होता है दोनों के। जो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियोइड या फिर न्यूक्लियस में, वो भी उसमें भी फ़र्क होता है। इनका डीएनए कैसा होता है और इनका डीएनए अलग अलग टाइप का होता है। इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में होता है, मतलब कुछ इस फॉर्म में होता है। इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और लीनियर फॉर्म में होता है, मतलब कुछ इस फॉर्म में। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड लीनियर फॉर्म में। इसके अलावा नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग होते हैं। जो नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है बैक्टीरिया के पास में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो सर्कुलर इस फॉर्म में होता है। जबकि हमारे पास में डीएनए के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपको सेल में न्यूक्लियस में दिखाई देंगे। जैसे अगर ये न्यूक्लियस बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखाई देंगे। जनरली ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि बैक्टीरिया वाले सेल में, बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस दिखाई देगा, बस एक ही डीएनए दिखाई देगा, बस ये सर्कुलर ख़त्म। तो हमारे पास में मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके पास में एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है। जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। यहाँ पर भाई डीएनए जो है वो बहुत ही लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, डीएनए का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो डीएनए को नॉर्मल फॉर्म में, एक्सटेंडेड फॉर्म में, खुले फॉर्म में सेल के अंदर स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो जब डीएनए को खुले फॉर्म में सेल में स्टोर नहीं किया जा सकता तो डीएनए की क्या होनी चाहिए, पैकेजिंग। तो डीएनए को हम पैकेज करके बना देते हैं क्रोमोसोम। तो जो यूकैरियोटिक डीएनए है, जो लीनियर डीएनए है, इसको हम हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ पैकेज करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स,
और हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ पैकेज करके उसका साइज़ कॉम्पैक्ट कर देते हैं और इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से हम डीएनए को क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास देखें तो बैक्टीरिया के पास में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, नो हिस्टोन प्रोटीन। जब इसके पास में हिस्टोन प्रोटीन होते ही नहीं है तो क्या ये क्रोमोसोम बना पाएगा? नो क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कोई भी ट्रू क्रोमोसोम या फिर एक्चुअल क्रोमोसोम नहीं बनता, जबकि यहाँ पर प्रो क्रोमोसोम बनता है। इसमें थोड़ा बहुत कंडेंसेशन पॉसिबल होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से, और ये क्या बना देता है? प्रो क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ट्रू क्रोमोसोम नहीं मिलेगा, प्रो क्रोमोसोम मिलेगा, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ये डीएनए की बात है। डीएनए के अलावा अगर हम ऑर्गेनील्स के लेवल पर जाएं दोबारा से, तो ऑर्गेनील्स के लेवल पर हमें कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा एक ऑर्गेनील है राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। तो इसका मतलब जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है वो प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है और यूकैरियोट्स में भी हो सकता है। उसमें से एक एग्जाम्पल है राइबोसोम। राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है और यूकैरियोट्स में भी मिलता है। लेकिन जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में मिलता है और जो राइबोसोम यूकैरियोट्स में मिलता है, उन दोनों का साइज अलग होता है, उन दोनों का डेंसिटी अलग अलग होती है। प्रोकैरियोट राइबोसोम होता है 70S टाइप का, मेजर टाइप का, और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप का होता है, जो यहाँ पे मेजर राइबोसोम होता है। तो इन दोनों में फ़र्क होता है, इनका साइज़ और मास भी अलग अलग होता है। जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इसका साइज़ होता है 15 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 नैनोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम 25 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 नैनोमीटर साइज़ का होता है। तो साइज़ में भी फ़र्क है, डेंसिटी में, मास में, सब में फ़र्क रहता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं बेसिक जो हमें स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। बाकी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हम डिस्कस करेंगे, तो फिर ये अपने आप क्लियर होती जाएंगी, चीज़ें बन जाएंगी। वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो इनिशियल डिफरेंशिएशन था, जो स्टार्टिंग में हम डिफरेंशिएशन करते हैं या जो इनका नेमिंग दी गई थी, वो न्यूक्लियस के बेसिस पे थी। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जो इनिशियली इनको डिवाइड किया गया था वो सिर्फ न्यूक्लियस के बेसिस पे ही किया गया था। बाद में हमें इनमें और भी डिफरेंसेस दिखाई पड़े। यू का मतलब होता है ट्रू और इसका न्यूक्लियस। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, उसको बुलाया जाएगा यूकैरियोट, और जिसके पास में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उसको बुलाते हैं प्रोकैरियोट। अब हमें एक एक करके दोनों को डिस्कस करना है। स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से वो दिखाई पड़ता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव सेल है, पहले आया है अर्थ पे। यूकैरियोट्स का बाद में इसी के थ्रू इवोल्यूशन हुआ है। यूकैरियोट्स बाद में इवोल्व हुए प्रोकैरियोटिक सेल से ही, लेकिन पहले इनिशियली अर्थ पर कौन आया है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। जैसे हमने बैक्टीरियल साइज़ भी आपको दिखाया होगा, तो बैक्टीरिया का साइज़ 1 से 5 नैनोमीटर के माइक्रोमीटर के बीच में था, वहीं पर टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज़ 10 से 20 माइक्रोमीटर रेंज में था। तो ये यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, स्मॉलर देन यूकैरियोट्स। भले से यूकैरियोट्स से छोटे हैं, लेकिन मेटाबॉलिक लेवल पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, क्योंकि इनको एक ही सेल को अपना सारा का सारा काम करना होता है। ये यूनिसेल्यूलर टाइप के होते हैं, मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से फास्ट डिवीजन भी करते हैं। बहुत तेज़ी से डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। एक बैक्टीरिया अगर कहीं पर होता है
तो अपना नंबर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। तो ये कुछ फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल के। अब कैसा दिखाई पड़ता है प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चरल फीचर वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, एक बार हम प्रोकैरियोटिक सेल एक बना लेते हैं। ठीक है, ये आउटर कवरिंग है जो इस प्रोकैरियोटिक सेल को बाहर से कवर करके रखती हैं। इन 3 कवरिंग में ध्यान से अगर देखेंगे तो 3 तरह की कवरिंग आपको दिखाई दे रही होंगी। इन तीनों का अलग अलग नाम होता है। सबसे अंदर की तरफ जो कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो कवरिंग है मोटी सी, ये कहलाती है सेल वॉल। तो ये हमारे पास में सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये तीनों लेयर्स, इनका नाम अलग अलग है, मतलब इनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होगा। ये अलग केमिकल से बनी होगी, ये अलग मॉलिक्यूल से बना होगा, ये अलग मॉलिक्यूल से बना होगा। अरेंजमेंट भी अलग होता है, फंक्शन भी थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई पड़ेगा इस तीनों में। पर फिर भी क्योंकि ये तीनों सेल को आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रही हैं, तो इन तीनों को मिला करके हम एक यूनिट बनती है जिसका नाम है सेल एनवलप। इन तीनों को मिला करके एक यूनिट बनाते हैं जिसका नाम है सेल एनवलप। और सेल एनवलप का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एक जर्नल काम तीनों का प्रोटेक्शन तो है ही, साथ में इनका अलग अलग यूनिक काम भी होता है। ठीक है, एक बार सेल एनवलप को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में बाकी ऑर्गेनेल्स हम बनाते जाएंगे। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है, सबसे बाहरी कंपोनेंट, वो हमने बताया सेल एनवलप। सेल एनवलप आउटर मोस्ट कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की, और इसमें 3 डिस्टिंक्ट लेयर देखने को आपको मिल रही हैं। बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। पहले ग्लाइकोकैलिक्स को देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स होती किस तरह की लेयर है। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट, और कैलिक्स का मतलब होता है कोट। तो एक शुगर का कोट या फिर कार्बोहाइड्रेट का कोट लेयर सेल के ऊपर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, उसी को हम बुलाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, ये एक पर्टिकुलर टाइप के कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर से बनी होती है जिसका नाम है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पर जो पर्टिकुलर शुगर इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऐसी शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे शुगर पॉलीमर्स होते हैं जिनके पास में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जिनके पास में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाटर को पकड़ के, अपने अंदर वाटर को होल्ड करके एक स्लाइमी या फिर स्टिकी लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पूरी स्टिकी लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड ने पानी को कैप्चर कर लिया, और पानी को कैप्चर करने के बाद में एक स्टिकी लेयर या फिर एक इस तरह से विस्कस लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, चिपचिपी लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बुलाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स खुद भी 2 तरह का होता है अलग अलग बैक्टीरिया में। भले से ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड से इस तरह की लेयर बना रहा है, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल डिटेल्स की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स खुद भी अलग अलग बैक्टीरिया में 2 अलग अलग तरह का हो सकता है। पहला होता है कैप्सूल फॉर्म में, और दूसरा होता है स्लाइम लेयर की फॉर्म में। कुछ बैक्टीरिया में ये किस फॉर्म में रहेगा, ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की फॉर्म में, और कुछ बैक्टीरिया में कैसा रहता है, स्लाइम लेयर की फॉर्म में। कैप्सूल का मतलब होता है जहाँ पे थिक रिजिड फॉर्म में दिखाई पड़े।
जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो यहाँ पे क्या है, मोटी लेयर की फॉर्म में, थिक फॉर्म में और रिजिड फॉर्म में। जबकि स्लाइम लेयर कैसा अरेंज रहता है, स्लाइम लेयर थिन फॉर्म में है, लूज अरेंजमेंट, थिन एंड लूज फॉर्म में स्लाइम अरेंजमेंट सेल के पास में अरेंज्ड रहता है। कैप्सूल इतना थिक और रिजिड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, उनका रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम रेगुलर या फिर टाइट पैकेजिंग शो करते हैं, और टाइट पैकेजिंग होने की वजह से वो रिजिड कवरिंग बनाता है, एकदम प्रॉपर आउटलाइन डेवलप करता है। इसकी आउटलाइन जो होगी वो बिल्कुल क्लियर डेवलप होती है। जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, लूजली, यहाँ पे उतने टाइटली अरेंज्ड नहीं होते हैं, तो इसकी आउटलाइन भी क्लियर नहीं बनती है, वेवी फॉर्म में बनती है, आउटलाइन नॉट क्लियर। जबकि यहाँ पे आउटलाइन बिल्कुल क्लियर बनेगी। अगर एक एग्जांपल के तौर पे बना के दिखाएं तुम्हें, जैसे यहाँ पे ये एक सेल है बैक्टीरियल सेल, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर में जो कैप्सूल लेयर है वो कुछ इस तरह की मोटी, साथ में क्लियर आउट बाउंड्री वाली, यहाँ पर देखो ध्यान से क्लियर बाउंड्री दिखाई दे रही है। जबकि अगर स्लाइम लेयर की बात करें तो वो पतली होगी और उसकी क्लियर बाउंड्री नहीं होती इस तरह से। ये स्लाइम लेयर है। जो कैप्सूल लेयर होती है वो सेल के साथ बहुत टाइटली चिपकी हुई रहती है, जबकि स्लाइम लेयर जो आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो ये सेल के साथ बहुत स्ट्रांगली चिपकी हुई नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी हम ऑल्ट्रेशन करें, थोड़ा सा भी मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करें तो इसको रिमूव करना पॉसिबल होता है, जबकि इसको रिमूव करना उतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। अब स्लाइम लेयर का काम क्या है, या फिर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो है, ये तो दो तरह की ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हो गई। अब ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का काम क्या होता है? देखो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर क्या बना रही है, एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड ने वाटर को कैप्चर करके एक हाइड्रेटेड लेयर बना दी है। सेल के ऊपर में एक पानी की लेयर बन गई है, बिकॉज जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है उसने वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रखा है, इसलिए एक हाइड्रेटेड लेयर या फिर एक पानी की लेयर इस तरह की सेल के ऊपर में मॉइस्चर वाली लेयर डेवलप हो जाती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहती है। अब इस हाइड्रेटेड लेयर का काम क्या होगा? इस हाइड्रेटेड लेयर का या फिर ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है बैक्टीरियल सेल को डिहाइड्रेशन से बचाना, बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम डिहाइड्रेशन। पूरा का पूरा पानी उसका रिमूव ना हो जाए, मतलब ड्राई कंडीशन में, ड्राई स्टेट में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसका वाटर ईजिली बाहर की तरफ लूज ना हो, उसको प्रिवेंट करना काम होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, क्योंकि ये खुद ही हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स, अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर ईजिली नहीं जाने देते, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करते हैं। डिहाइड्रेशन या फिर वाटर लॉस के अलावा न्यूट्रिएंट लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। भाई न्यूट्रिएंट्स भी तो बचाने हैं बैक्टीरिया के अंदर में से, अगर न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो रहा है उसको भी रोकना है, तो बैक्टीरिया में से इजी न्यूट्रिएंट लॉस ना हो पाए, न्यूट्रिएंट्स आराम से बाहर ना जा पाए, इसको भी प्रिवेंट करते हैं, इसको भी रोकते हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, न्यूट्रिएंट लॉस से बचाते हैं। इसके अलावा स्टिकी नेचर भी प्रोवाइड कर रहे थे। भाई जो ग्लाइकोकैलिक्स था वो किस नेचर का था? स्टिकी नेचर का। और स्टिकी नेचर का होने की वजह से ये बैक्टीरियल सेल को एक कैपेबिलिटी देता है एक दूसरे से चिपकने की। एक बैक्टीरिया ईजिली दूसरे से चिपक सकता है थ्रू ग्लाइकोकैलिक्स। तो इनके बीच में जो ग्लाइकोकैलिक्स है उनके थ्रू ये ईजिली एक दूसरे से इस तरह से चिपके हुए रहेंगे, और चिपकने के बाद में एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया हमेशा ग्रो करके एक कॉलोनी बनाती है। कॉलोनी मतलब बैक्टीरिया का गुच्छा है। एक बैक्टीरिया को तुमने यहाँ पे डाल दिया, अगले दिन आकर के देखोगे ये बैक्टीरिया ग्रो करके एक पूरी कॉलोनी बना देगा जिसमें हज़ारों बैक्टीरिया, लाखों बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये जो कॉलोनी बनती है उसका रीज़न क्या है कि ग्लाइकोकैलिक्स लेयर की वजह से बैक्टीरियल सेल आपस में चिपके हुए रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लस्टर बना सकते हैं, कॉलोनी बना सकते हैं।
अब एक और फंक्शन होता है स्पेसिफिक फंक्शन जो ग्लाइकोकैलेक्स के लिए ठीक है। अभी जैसे हमने बताया कि ग्लाइकोकैलेक्स कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, तो क्यों बैक्टीरिया एक कैप्सूल लेयर मतलब कैप्सूल वाला जो ग्लाइकोकैलेक्स है, तो जो कैप्सूल टाइप का ग्लाइकोकैलेक्स है वो बैक्टीरिया ने अपने ऊपर क्यों डेवलप किया, इतना थिक लेयर या फिर इतनी थिक मोटी लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स क्यों डेवलप की है। तो जो कैप्सूल का स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है जिसका नाम है होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करना। कैप्सूल लेयर या जो मोटी ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर है हमें उन्हीं बैक्टीरिया में देखने को मिलती है जो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी में घुसते हैं। मान लीजिए ये हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर रहा है और वहाँ पे डिजीज़ कॉज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही कोई सेल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती है या उसके अगेंस्ट फाइट करती है? हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है। हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जो कई सारे केमिकल रिलीज़ करते हैं इसको किल करने के लिए, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं इसको किल करने के लिए। बट ये टॉक्सिन जो है ये ईजिली ग्लाइकोकैलेक्स जो कैप्सूल लेयर है, मोटी लेयर, इसको क्रॉस नहीं कर पाते। तो कैप्सूल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाती है। तो ये काम है ग्लाइकोकैलेक्स का पूरा। तो ग्लाइकोकैलेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए। ग्लाइकोकैलेक्स के बाद में अब हम चलते हैं सेल वॉल के ऊपर। जो सेकंड लेयर है बैक्टीरियल सेल की वो क्या है? सेल वॉल। तो जो सेकंड लेयर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो है थिक, टफ, हार्ड, रिजिड कवरिंग। हार्ड मतलब ये स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ की होती है, टफ, रिजिड, थिक होती है और टफनेस प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल फंक्शन होता है इसका, प्रोटेक्शन देना, बैक्टीरियल सेल को एक शेप देना, उसको प्रोटेक्ट करना कि उसको फिज़िकल डैमेज ना हो जाए, कहीं बाहर से अगर फोर्स आ रहा है तो वो उसको डैमेज ना कर दे। इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का काम होता है सेल वॉल का। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है या फिर क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया की सेल का, सेल वॉल का, पेवर तो वो समझते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। इस पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है म्यूरिन। तो पेप्टिडोग्लाइकन में दो टर्म्स आ रही हैं। एक है पेप्टिडो, मतलब यहाँ पे पेप्टाइड प्रेजेंट है, छोटा सा पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, छोटा सा प्रोटीन बोल सकते हो, बहुत छोटा प्रोटीन होता है तो उसको पेप्टाइड बोलते हैं। ग्लाइकन मतलब पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकन का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड। तो शुगर या पॉलीसैकेराइड प्लस पेप्टाइड से मिलकर के इनका सेल वॉल बना हुआ होता है। अब ये जो पॉलीसैकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट है वो किस टाइप का है और जो पेप्टाइड है वो किस टाइप का है और दोनों का इंडिविजुअल क्या फंक्शन होता है सेल वॉल के अंदर, एक बार हमें वो समझना है। जो पॉलीसैकेराइड सेल वॉल में प्रेजेंट है वो पॉलीसैकेराइड चेन्स का फॉर्मेशन करता है, अलग अलग चेन बना देता है। पॉलीसैकेराइड क्या करता है? फाइब्रस चेन बना देता है, मतलब कुछ इस तरह की, ये एक चेन बन गई, ये एक चेन बन गई, ये एक चेन बन गई, ये इस तरह से बहुत सारी चेन बन जाती है पॉलीसैकेराइड की। ठीक है। अब इन चेन को, फाइब्रस चेन को आपस में कनेक्ट कौन करता है, इनको आपस में जोड़ता कौन है? इनको जोड़ने का काम करते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड बेसिकली इनको क्रॉस लिंक कर देते हैं, इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं इनकी क्रॉस लिंकिंग करना, इनको आपस में जोड़ने रखना। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्रॉस लिंक्स होते हैं छोटे छोटे पेप्टाइड्स के थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू।
ये इनकी क्या हो गई, क्रॉस लिंकिंग या फिर अटैचमेंट। तो फाइब्रस चेन को क्रॉस लिंक करने का काम करती हैं प्रोटीन या पेप्टाइड। और जब ये दोनों क्रॉस लिंक बन जाता है तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बनता है इसी को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की एक लेयर। तो इस तरह की पेप्टिडोग्लाइकन की एक कंप्लीट लेयर बन जाती है जो सेल के ऊपर में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिखाई देती है और क्या कहलाती है उसकी, सेल वॉल। तो अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है तो इसके ऊपर में पूरी ये लेयर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ऐसे लगी हुई रहेगी और ये बना देगी इसकी सेल वॉल। अब सेल वॉल हार्ड नेचर की है, रिजिड नेचर की है, तो फंक्शन क्या करेगी भाई, मैकेनिकल फंक्शन सेल वॉल परफॉर्म करती है। मैकेनिकल काम जैसे कि प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन किस चीज़ से, कि हमारा सेल बर्स्ट ना हो जाए या फिर कोलैप्स ना हो जाए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है। दूसरा शेप देती है। बैक्टीरिया जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक शेप में एग्जिस्ट करते हैं और जो भी बैक्टीरिया का शेप आता है उस शेप को लाने में सेल वॉल का बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ होता है। तो जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया की शेप को लाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हो गया सेल वॉल की बातें। सेल वॉल के बाद में जो तीसरा कंपोनेंट था हमारे न्यूक्लियर सेल एनवलप का, वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे लास्ट है या फिर अंदर वाला कंपोनेंट है। सेल मेम्ब्रेन या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होंगी, वो दोनों सेम होती हैं इन प्रोकैरियोट्स में भी प्लस इन यूकैरियोट्स में भी। जो सेल मेम्ब्रेन है वो इकलौता ऐसा सेल स्ट्रक्चर है या फिर सेल के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है अकेला जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी एग्जैक्ट सेम रहता है और यूकैरियोटिक सेल में भी एग्जैक्ट सेम रहता है। भले से इसके स्ट्रक्चर की बात करो, इसके फंक्शन की बात करो, तो सेल मेम्ब्रेन इकलौता स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में फ़र्क नहीं दिखाता, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है, ओनली स्ट्रक्चर जो कि सेम होता है बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में। तो सेल मेम्ब्रेन हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं यूकैरियोट के टाइम पर। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जो भी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यूकैरियोट पे एप्लीकेबल है वही प्रोकैरियोट पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, तो वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन बनती किस चीज़ से है, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होता है एक सेल मेम्ब्रेन का। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन होता है लाइपोप्रोटीनेशियस। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। लाइपो का मतलब होता है लिपिड और प्रोटीन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में मेजर कंपोनेंट लिपिड का होता है और प्रोटीन का, ये दोनों मिल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड की मेम्ब्रेन का सिंथेसिस करते हैं। थोड़ा सा फंक्शन इसका समझ लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम यूकैरियोट्स के साथ में ही देखेंगे। फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल से बहुत अलग होती है। सेल वॉल कैसी थी, हार्ड नेचर की, रिजिड नेचर की, टफ नेचर की, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन नेचर की होती है, बहुत पतली होती है, इलास्टिक या फिर फ्लेक्सिबल टाइप की होती है, यानी कि अपना शेप चेंज कर सकती है, अपने आप को बेंड कर सकती है, अपने आप को बाहर की तरफ निकाल सकती है। तो मतलब इलास्टिक नेचर की होती है, आगे पीछे कर सकती है। तो ये इलास्टिक या फिर फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। ठीक है, काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? जो सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है ट्रांसपोर्ट करवाना, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना, चीज़ों को सेल से अंदर की तरफ बाहर की तरफ भेजना या एनवायरनमेंट से बाहर से सेल के अंदर चीज़ों को एंटर करवाना
ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल टू एनवायरनमेंट या सेल टू सराउंडिंग, या फिर वाइसा वर्सा भी बात करें, या तो सेल से बाहर की तरफ मॉलिक्यूल जाए या फिर मॉलिक्यूल्स बाहर से सेल के अंदर आए, ये दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। सेल मेम्ब्रेन के पास में ये पावर होती है कि वो रेगुलेट कर सकती है कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा और कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी की वजह से सेल मेम्ब्रेन को एक नाम मिलता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब ये सेलेक्ट कर सकती है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आना चाहिए, कौन सा मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाना चाहिए। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के वजह से ये सेल और एनवायरनमेंट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। भाई सेल कैसे कम्युनिकेट करता है अपने एनवायरनमेंट से? मॉलिक्यूल्स की मदद से, केमिकल की मदद से, जो एक्सचेंज होता है केमिकल्स का अक्रॉस साइटोप्लाज्म और एनवायरनमेंट, उसकी मदद से। तो ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन एनवायरनमेंट और साइटोप्लाज्म, वो सेल मेम्ब्रेन की ही देन है। सेल मेम्ब्रेन इस कम्युनिकेशन को मेंटेन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन डिफाइन करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों मेम्ब्रेन्स। हमने ग्लाइकोकैलिक्स देखा सबसे पहले, उसके बाद में सेल वॉल देखा और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन देखा। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन भी आपने देखा होगा। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी है। जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, पेप्टाइड प्लस कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना है, एक हाइड्रेटेड लेयर होती है जो सेल के सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेल एनवलप के वेरिएशन के। भाई सेल एनवलप जो होता है वो बैक्टीरिया में, हर बैक्टीरिया में एक तरह का देखने को नहीं मिलता। दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज हमारे पास में अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन कि उनका सेल एनवलप किस तरह से अपने स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। तो अगर सेल एनवलप की बात करें तो सेल एनवलप के में डिफरेंस के बेसिस पे दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों का सेल एनवलप अलग अलग तरह का होता है। सेल एनवलप में भी सबसे ज़्यादा क्या अलग होता है? सेल वॉल। जो ज़्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ता है वो सेल वॉल में दिखाई पड़ता है। क्या डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में? देखिए, जो ग्राम पॉजिटिव सेल होता है या बैक्टीरियल सेल होता है, इसके पास में एक बहुत ही मोटी सेल वॉल देखने को मिलती है। तो इसके पास में बहुत प्रोमिनेंट तरह की, मोटी तरह की सेल वॉल देखने को मिलेगी। ये तो इसकी सेल वॉल क्या होती है? काफ़ी थिक सेल वॉल होती है। वहीं पर अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो वहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो थिन सेल वॉल होती है, बहुत पतली सेल वॉल होती है। तो ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल पतली होगी, ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल काफ़ी रिजिड मोटी होती है, और जबकि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल पतली और थिन सेल वॉल देखने को मिलती है। बनी दोनों की ही पेप्टिडोग्लाइकन की है। तो ये भी पेप्टिडोग्लाइकन की है, ये भी पेप्टिडोग्लाइकन की है, बट पेप्टिडोग्लाइकन का जो कंटेंट है, जो अमाउंट है, वो ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है, इसीलिए वो मोटे या रिजिड थिक नेचर की दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है एडिशनल लेयर की। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल के ऊपर में एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। इनकी सेल वॉल के ऊपर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, जिस एडिशनल लेयर का नाम क्या होता है? LPS लेयर, लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड या फिर लिपिड प्लस शुगर की बनी हुई लेयर। तो लिपिड से बनी होती है प्लस शुगर से बनी होती है, जिसको बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर।
ऐसी कोई भी जो एक्स्ट्रा लेयर है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास में नहीं होती है। बस ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए और आपका काम बन जाएगा। अब ये तो स्ट्रक्चरल डिटेल्स की हमने बात की है कि भाई ये ग्राम पॉजिटिव कैसा दिखता है, ग्राम नेगेटिव कैसा दिखता है, बट ये नाम इनको कैसे मिला है? ये जो क्लासिफिकेशन है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये इनको कैसे मिला है? तो ये इनको एक स्टेनिंग प्रोसीजर होता है जिसके बेसिस पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो उस स्टेनिंग मेथड या फिर उस स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे ही इन दोनों को नाम मिला है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इनको सेपरेट करना या फिर इनको अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, तो उसके लिए हम एक स्टेनिंग मेथड का यूज़ करते हैं जिस स्टेनिंग को बुलाया जाता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग इसलिए क्योंकि इसको डिस्कवर H.C. ग्राम ने किया था, एक साइंटिस्ट ही हैं, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। तो उन्हीं के नाम पर इसका स्टेनिंग का नाम भी पड़ गया ग्राम स्टेनिंग। जो ग्राम स्टेनिंग होती है वो एक तरह की डिफरेंशियल स्टेनिंग है। डिफरेंशियल स्टेनिंग यानी जब हम एक ऐसी स्टेनिंग करते हैं जिसके बेसिस पे हम 2 अलग अलग सेल को पहचान पाएँ कि कौन सा वाला सेल किस टाइप का है और दूसरा वाला सेल दूसरे टाइप का है, तो उस तरह की स्टेनिंग को बुलाया जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के दौरान हम एक पर्टिकुलर डाई या फिर स्टेन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ग्राम स्टेन। पूरे का नाम ही ग्राम स्टेन पड़ गया है, वैसे इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है क्रिस्टल वॉयलेट। ओरिजिनल नाम क्या है इसका? क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट इसलिए क्योंकि ये वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर का दिखाई पड़ता है। अब ग्राम स्टेनिंग में आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास में एक बैक्टीरियल सैंपल है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं। मान लो इसमें ग्राम पॉजिटिव भी है कुछ और कुछ ग्राम नेगेटिव भी हैं। तो इसमें हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर यूज़ करेंगे, ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे। ग्राम स्टेनिंग 2 मिनट का एक छोटा सा स्टेनिंग प्रोसीजर होता है जिसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं। पूरे स्टेप ख़त्म करने के बाद में जब हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करते हैं, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में जो भी सेल ऐसे होंगे, जो भी बैक्टीरियल सेल ऐसे होंगे जो ग्राम स्टेनिंग को होल्ड करके रखेंगे, मतलब ग्राम स्टेनिंग को पकड़ के रखेंगे और माइक्रोस्कोप में पर्पल कलर के दिखाई देंगे या ब्लूइश कलर के दिखाई देंगे, पर्पल या फिर ब्लूइश कलर के दिखाई देंगे, तो उन बैक्टीरिया को कह दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव। मतलब उन्होंने ग्राम स्टेनिंग को होल्ड किया है, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग को रिटेन किया है। जिन बैक्टीरिया के पास में पर्पल कलर नहीं आएगा या फिर ग्राम स्टेनिंग नहीं रिटेन करेंगे, जो बाद में देखने पे ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं करते हैं, तो उन्हीं का नाम क्या पड़ जाता है? ग्राम नेगेटिव। तो अभी आपके लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी बैक्टीरिया ग्राम स्टेन लेता है उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो भी बैक्टीरिया ग्राम स्टेन रिटेन नहीं करता, उसको होल्ड करके नहीं रख पाता, उसको बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये हमारे 2 तरह के बैक्टीरिया हैं और इनके डिफरेंस किस बेसिस पर दिया गया है? स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे। लेकिन स्टेनिंग में अलग अलग तरह का रिजल्ट क्यों मिलता है? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल है उसकी थिकनेस में फ़र्क होता है। ग्राम स्टेन बेसिकली जाकर के पेप्टिडोग्लाइकन से बाइंड करता है, तो जिसके पास मोटी पेप्टिडोग्लाइकन रहेगी उससे जाकर के ज़्यादा बाइंड करेगा, और जिसके पास में पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है उससे जाकर के बाइंड नहीं कर पाता, कम बाइंड कर पाता है। तो ये हमने 2 तरह के बैक्टीरियाज देखे। तो सेल एनवेलप के बारे में जितनी भी बातें थी वो बस इतने पे ही ख़त्म हो जाती हैं। इससे ज़्यादा सेल एनवेलप के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब चलते हैं सेल के अंदर, जो सेल एनवेलप के अंदर चीज़ें हैं वो देखते हैं एक बार। मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ जाने वाले हैं। जो अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में? साइटोप्लाज्म। तो हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं। इस साइटोप्लाज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जगह जगह पे हमें मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती हुई दिखाई देती है। जगह जगह पर हमें क्या दिखाई पड़ता है कि मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से इनफोल्ड हो जाती है
अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होकर के मीजोजोम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बना देती है? ये मीजोजोम नाम का एक स्ट्रक्चर बना देती है। तो ये जो है ये क्या है? मीजोजोम। मीजोजोम क्या है अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ नहीं है, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स है। मेम्ब्रेन जो है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। वो अंदर की तरफ फोल्ड होने के बाद में एक स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हम मीजोजोम बोल रहे हैं। तो इसी मीजोजोम के बारे में स्टडी करनी है अब हमें। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। बट जो मीजोजोम की इनफोल्डिंग होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसी दिखाई पड़ेगी? अगर हम मीजोजोम को स्ट्रक्चरल डिटेल्स की बात करें तो जो इनफोल्डिंग हो रही है वो किस फॉर्म में हो सकती है? वो इनफोल्डिंग जो हो सकती है वो लेमिला की फॉर्म में हो सकती है या फिर शीट की फॉर्म में हो सकती है। शीट मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इस तरह से फोल्ड हो जाए, ये पॉसिबल है। दूसरी जो फोल्डिंग है वो ट्यूब्यूल की फॉर्म में हो सकती है, ट्यूब लाइक फॉर्म में हो सकती है, इलोंगेटेड फॉर्म में भी हो सकती है। ये ट्यूब लाइक फॉर्म में फोल्डिंग हो सकती है, या फिर वेसाइकल की फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में भी फोल्डिंग हो सकती है। तो इन तीनों में से किसी भी तरह से फोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर सकती है। ज़्यादातर जो मीजोजोम्स होते हैं वहाँ पर इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आपने अगर मीजोजोम बनाया होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और वो इर्रेगुलर शेप का होता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक इर्रेगुलर मीजोजोम का शेप अटेन करता है मीजोजोम। ठीक है, तो मीजोजोम का काम है फोल्डिंग करना, और किस तरह से? 3 की फॉर्म में कर सकता है, जर्नली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होता है। अब ये मीजोजोम का काम क्या है? भाई मीजोजोम का बहुत सारा काम है बैक्टीरिया के अंदर में। अगर हम मीजोजोम की बात करें तो मीजोजोम बहुत सारे काम करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में हमने इनफोल्ड्स बना दिए, मीजोजोम बना दिए। जो मीजोजोम होता है उसमें से एक मीजोजोम के साथ में हमारा बैक्टीरियल जीनोमिक डीएनए लगा रहता है। जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए है, जो जीनोमिक डीएनए है, वो इनमें से एक मीजोजोम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बैक्टीरिया का डीएनए है और ये है मीजोजोम। ये वाला जो मीजोजोम है, इसका काम होता है डीएनए का रेप्लिकेशन कंट्रोल करना और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करना। ये जो मीजोजोम है जिसने डीएनए को पकड़ रखा है, इसका काम क्या है? ये डीएनए के रेप्लिकेशन को भी कंट्रोल करता है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की कॉपी बनाना। जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी नई कॉपी बनाता है तो वो नई कॉपी बनाने में कंट्रोल किसका होता है? इस वाले मीजोजोम का। एक बार डीएनए की कॉपी मान लो बन गई, डीएनए की कॉपी बन गई, डीएनए ने अपने आप को डबल कर लिया, एक डीएनए से 2 डीएनए बना लिया। लेकिन बैक्टीरियल सेल या फिर कोई भी सेल अपना डीएनए रेप्लिकेशन अपने डीएनए को तभी 2 करता है जब उसको डिवाइड करना होगा। भाई जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसके पास में एक डीएनए था, तो ये अपना डीएनए डबल क्यों करेगा? ताकि ये डिवाइड कर सके। 2 डीएनए बनाएगा, फिर डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया के सेल बन जाएंगे। एक ये सेल बन जाएगा और एक ये सेल बन जाएगा। तो एक बार डीएनए रेप्लिकेट कर दिया, डीएनए डबल हो गया, उसकी कॉपी डुप्लीकेट हो गई, तो दूसरा काम होता है डीएनए के सेपरेशन या फिर डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन में। भाई एक जो डीएनए है वो इधर इस वाले डॉटर सेल में जाना चाहिए, एक डीएनए इधर जाना चाहिए। तो हमें डीएनए को एक को इधर भेजना है और एक को इधर भेजना है। अब ये जो डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी किसके थ्रू होता है? मीजोजोम की मदद से ही होता है। मीजोजोम क्या करता है? मीजोजोम अपने आप को डिवाइड करके 2 मीजोजोम बना लेता है। तो जैसे डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट किया, उसी तरह से जो मीजोजोम था ये भी डिवाइड करके
ये भी सेपरेट होकर के 2 मीसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। एक मीसोसोम एक डीएनए को लेकर के इधर मूव करने लगता है और दूसरा मीसोसोम दूसरे डीएनए को लेकर के इधर मूव करने लगता है। तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह की कंडीशन दिखाई देगी। तो अगर हम थोड़ी देर बाद ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, ये वाला जो मीसोसोम है वो इधर आ गया और जो दूसरा वाला मीसोसोम था वो इधर आ गया। जब मीसोसोम का मूवमेंट हो गया तो इनके साथ जो डीएनए जुड़ा हुआ था वो भी इधर मूव कर गया, वो भी इधर मूव कर गया। तो मीसोसोम के मूवमेंट से डीएनए का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। डीएनए एक इधर और एक इधर चला गया। अब सेल आराम से डिवाइड कर सकता है और डिवाइड करके 2 नए सेल का फॉर्मेशन कर सकता है। ये तो हो गया डीएनए के रेस्पेक्ट में। सेल डिवीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट हाथ है। भाई डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डीएनए डिवाइड करने में भी मीसोसोम का बहुत बड़ा हाथ होता है। मीसोसोम क्या करता है, मीसोसोम जो इन फोल्ड्स की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट है वो अपने आप को डीप कर लेता है, वो अपने आप को इस तरह से एक्सटेंड करने लग जाता है। जैसे जैसे मीसोसोम अपने आप को एक्सटेंड करेगा वैसे वैसे क्या बन जाता है, एक सेप्टम का फॉर्मेशन होने लगता है। ये क्या बन गया, बैक्टीरिया का सेप्टम। डिप्रेशन, ये डिप्रेशन इधर से एक्सटेंड होगी, इधर से एक्सटेंड होगी और बीच में आके जुड़ जाएगी और बैक्टीरियल सेल क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा। बैक्टीरियल सेल 2 सेल में डिवाइड कर जाएगा। तो मीसोसोम जो है सेल डिवीजन में मदद करता है, सेप्टम में फॉर्मेशन में मदद करता है और डिवीजन के बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन। जो बैक्टीरियल सेल नई बनी है उनके ऊपर में क्या बनना चाहिए, भाई ये भी बन गई एक बैक्टीरिया, ये भी बन गई एक बैक्टीरिया। अब इनके ऊपर में क्या डेवलप होगा, इसके ऊपर अपनी खुद की सेल वॉल डेवलप होगी और इसके ऊपर अपनी खुद की सेल वॉल डेवलप होगी। उस सेल वॉल के डेवलपमेंट में भी मीसोसोम का इम्पॉर्टेंट हाथ होता है, मीसोसोम का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेप्टम फॉर्मेशन यानी सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका काम रहता है। ये हो गए जो इसके इंडिविजुअल स्पेसिफिक काम है। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में मीसोसोम के क्या क्या काम होते हैं। भाई सेल मेम्ब्रेन का ही इनफोल्ड है हमारा मीसोसोम। मीसोसोम है क्या, कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। अगर कोई चीज़ इनफोल्ड हो रही है इसका मतलब क्या, सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ये बढ़ा रहा होगा। जो सेल मेम्ब्रेन होती है मीसोसोम के प्रेजेंस की वजह से उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा है कि सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे काम करती है। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन एक्सक्रीशन करती है, कई सारे एंजाइम होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस से जुड़े रहते हैं। तो जो भी काम सेल मेम्ब्रेन का होता है सरफेस एरिया बढ़ने से या फिर मीसोसोम के होने से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है मीसोसोम का। तो जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जितना भी एंजाइमेटिक कंटेंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। सेल मेम्ब्रेन के साथ कई सारे एंजाइम एसोसिएटेड रहते हैं तो वो एंजाइम भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का काम है सिक्रीशन करना। तो अगर सिक्रीशन करना सेल मेम्ब्रेन का काम है और सेल मेम्ब्रेन मीसोसोम की वजह से सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ज़्यादा बेटर सिक्रीशन कौन कर पाएगा, जिसके पास ज़्यादा मीसोसोम होंगे, तो सिक्रीशन में हेल्प करेगा। मीसोसोम के साथ में एक और स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम जुड़े हुए रहते हैं। जो मीसोसोम है उसके साथ में स्पेसिफिक टाइप के भी एंजाइम होते हैं जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो मीसोसोम के साथ एक और काम होता है मीसोसोम का कि मीसोसोम के साथ में हमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स देखने को मिलते हैं।
वो उसके अंदर घुसे हुए रहते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम जो फूड को तोड़ के, फूड को ऑक्सीडाइज करके उसमें से एटीपी बनाते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मीजोजोम में। इसीलिए जो एटीपी फैक्ट्री होता है बैक्टीरिया का, वो क्या होता है? मीजोजोम, या फिर एनर्जी फैक्ट्री या फिर एटीपी फैक्ट्री, वो कहलाता है मीजोजोम। अच्छा, अगर हम अपनी बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में यही प्रोटीन फैक्ट्री, एटीपी फैक्ट्री का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए मीजोजोम को बोला जाता है फंक्शनली एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये फंक्शनली सिमिलर होता है या फिर फंक्शनली एनालॉगस होता है टू माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शनली सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, यूकैरियोट्स वाले माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे काम हैं जो मीजोजोम करता है। बहुत सारे काम है, रेप्लिकेशन, सेप्टम फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाना, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाना, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये तो हो गई मीजोजोम की बात, जो कि ज़्यादातर बैक्टीरिया में हमें दिखाई देगा, रेस्पिरेशन करने के लिए रहता ही है। लेकिन मीजोजोम के अलावा कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके पास में एक एडिशनल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होती है जिसको हम क्रोमैटोफोर बोलते हैं। ये हमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, हर बैक्टीरिया में ये नहीं होता। लेकिन ये होता क्या है भाई, पहले तो ये पता होना चाहिए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है, पर होता क्या है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें लाइट को कैप्चर करना होता है। सनलाइट आती है, उसको कैप्चर करते हैं और उसकी एनर्जी से खाना बनाया जाता है। इसी का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। अब सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, सनलाइट को पकड़ने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकते, ये किसी मेम्ब्रेन में घुसे हुए रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली नहीं घूम पाते हैं, ये हमेशा किसी ना किसी मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो यहाँ पर तो अंदर कोई मेम्ब्रेन है नहीं, तो ऐसे बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? मेम्ब्रेन में एक इनफोल्डिंग बना लेते हैं और इसी इनफोल्डिंग में अपने जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको एम्बेड कर देते हैं या फिर यहाँ पे इसको घुसा देते हैं। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनती है, इसी को क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। इसी को बोल देते हैं क्रोमैटोफोर। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, उनमें प्रेजेंट होता है। ये तो बात हो गई मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंसिबल नेचर की होती है, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, तो वो अंदर की तरफ फोल्ड हो सकती है और फोल्ड होकर के मीजोजोम बनाती है और क्रोमैटोफोर बनाती है। अब उसके डीएनए की बात करते हैं। जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए मिलता है, जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में डीएनए पाया जाता है, वो किस तरह का होता है? बैक्टीरिया में जो डीएनए मिलता है, बैक्टीरिया में टोटल 2 तरह का डीएनए मिलता है। एक होता है उसका जीनोमिक डीएनए या फिर मेन डीएनए, जो उसकी बॉडी का मेन डीएनए है, जो उसकी बॉडी के रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल को सबको चलाता है। विदाउट जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब ये असेंशियल पीस ऑफ डीएनए है, इसको तो होना ही चाहिए मिनिमम, असेंशियल पीस ऑफ डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा कुछ एडिशनल डीएनए भी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, प्लाज्मिड की बात अभी करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं जीनोमिक डीएनए से। जो जीनोमिक डीएनए होता है वो बैक्टीरिया में किस तरह का होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में, इस तरह का। सर्कुलर फॉर्म में। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इनके पास में दिखाई देता है, ये भी हमने बता दिया था। मतलब सिर्फ एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है, दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल इनके पास में नहीं होता है। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको पैकेज करने के लिए, भाई डीएनए मॉलिक्यूल बहुत बड़े साइज़ का होता है, किसी भी डीएनए को पैकेज करने के लिए हमें उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए उसको पैकेज करना पड़ता है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं और उन पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स से हम इस नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल को पैकेज कर देते हैं, उसके ऊपर में इसको रैप कर देते हैं, उसके ऊपर में इसको लपेट देते हैं।
तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर में हम अपने इस पूरे डीएनए को इस तरह से लपेट देते हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिससे हम इसकी पैकेजिंग कर देते हैं, और ये डीएनए जब पैकेज हो जाता है तो बनता है न्यूक्लियोइड। तो इसी रीजन को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड कैसे प्रेजेंट होता है, ये मीजोजोम है, इसी से लगा रहता है न्यूक्लियोइड रीजन। तो ये हमारे पास में न्यूक्लियोइड है। मेन डीएनए, ये जो मेन डीएनए है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बिना इसके बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसके बिना बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे जीन हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है और उसके मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डीएनए तो होना ही चाहिए, जीनोमिक डीएनए तो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है। लेकिन जीनोमिक डीएनए के अलावा जैसा हमने बताया था बैक्टीरिया के पास में कुछ एडिशनल पीस ऑफ डीएनए भी मिलते हैं जिनका नाम है प्लाज्मिड डीएनए। मेन डीएनए बैक्टीरियल डीएनए तो होता ही है, बट इसके अलावा हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड डीएनए भी मिलते हैं। प्लाज्मिड डीएनए, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये किस टाइप के होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, ये भी सर्कुलर होते हैं, ये भी डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन जीनोमिक डीएनए से छोटे होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, लेकिन जीनोमिक डीएनए के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। जीनोमिक डीएनए से छोटे साइज के होंगे, ये यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है, ये मेन डीएनए नहीं है, ये एडिशनल डीएनए है या फिर एक्स्ट्रा डीएनए है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसके पास में बैक्टीरिया के फंक्शन को चलाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं उनमें से कोई सा भी नहीं प्रेजेंट होता। जो ये प्लाज्मिड डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ये बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल असेंशियल या फिर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर ये होगा या नहीं होगा उससे बैक्टीरिया के सर्वाइवल पे, उसके रिप्रोडक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल में भी ज़रूरी रोल प्ले नहीं करता और बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। बैक्टीरिया इसके बिना भी सर्वाइव कर सकता है और इसके बिना भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। जब इसके पास में ना तो बैक्टीरिया को सर्वाइव कराने के लिए जीन है, ना बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को करवाने के लिए जीन है, तो कौन से जीन हमारे इसके ऊपर में देखने को मिलते हैं? कौन से ऐसे जीन हैं जो प्लाज्मिड के ऊपर देखने को मिलेंगे? तो प्लाज्मिड के ऊपर में कुछ ऐसे जीन मिलते हैं जो बैक्टीरिया को एडिशनल अडेप्टेशन प्रोवाइड करते हैं। भाई कोई एरिया है, मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ पर बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है और इस एरिया में कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, जिन कंडीशन के दौरान अगर बैक्टीरिया को यहाँ पर अडेप्ट करना है, यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने पड़ेंगे। तो यही एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन प्रोवाइड करेगा? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का काम उसके मेन रिप्रोडक्शन या सर्वाइवल में ना होकर के उसको एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर या फिर एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक फीचर देना है, एक्स्ट्रा फिनोटाइप या फिर एक्स्ट्रा फीचर देना है। और जिस बैक्टीरिया के पास में वो एक्स्ट्रा फीचर होगा वो मोर अडेप्टेबल होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा बेटर अडेप्ट कर सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा बेटर सर्वाइव करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक कुछ एग्जांपल लें हम,
प्लाज्मिड भी कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें आर प्लाज्मिड आता है एक, जो तुम्हें याद करना है, और एफ प्लाज्मिड आता है। ये दो प्लाज्मिड तुम्हारे काम के, ऐसे प्लाज्मिड बहुत सारे होते हैं। आर प्लाज्मिड का मतलब है ये क्या प्रॉपर्टी देगा इस बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एक बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एफ प्लाज्मिड क्या होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी डेवलप करता है। जिस बैक्टीरिया के पास में एफ प्लाज्मिड होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकता है एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलेंगे, लेकिन अभी याद रख लीजिए डीएनए ट्रांसफ़र में मदद करता है। और आर प्लाज्मिड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है। जैसे जो भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो उनमें से एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा, आर प्लाज्मिड। तो जिस बैक्टीरिया के पास में अगर वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है तो वो तो सर्वाइव कर लेगा, और जिसके पास में नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पर क्या एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन की ज़रूरत बैक्टीरिया को डेली पड़ती है या फिर कभी कभी स्पेशल कंडीशन में पड़ती है? भाई स्पेशल कंडीशन में पड़ती है, डेली तो उसका सामना एंटीबायोटिक से कहाँ ही होगा। इसका मतलब आर प्लाज्मिड की भी ज़रूरत तब पड़ती है जब उसका सामना किसी एंटीबायोटिक से होता है, तो उससे उसको प्रोटेक्ट करने में, उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में उसका रोल होता है। नॉर्मल वो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में कोई काम नहीं करता। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का डीएनए, जो दो तरह का होता है, एक मेन डीएनए जीनोमिक डीएनए और दूसरा प्लाज्मिड डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या फिर साइटोप्लाज्मिक डीएनए। डीएनए के बाद में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल का, वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम, पहले तो क्या होता है राइबोसोम, क्या काम करता है, थोड़ा सा एक बार इसका आइडिया मिलना चाहिए। भाई राइबोसोम जो है ना वो डीएनए के असिस्टेंट की तरह काम करता है। कहीं पर भी अगर आपको डीएनए दिखाई दे रहा है तो डीएनए का काम होता है एमआरएनए बनाना और उस एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। डीएनए हमेशा अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन की मदद से वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। बट डीएनए के पास में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट खुद प्रोटीन जाकर के बना सके। प्रोटीन बनाने के लिए उसको एक ऑर्गेनेल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है राइबोसोम। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनाते टाइम एक ऑर्गेनेल की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है राइबोसोम। तो क्योंकि डीएनए को अपना काम करवाने के लिए, अपना प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की ज़रूरत होती है, तो राइबोसोम हमें हर उस जगह पर देखने को मिलेगा जहाँ पे डीएनए देखने को मिलता है। तो जहाँ पर भी डीएनए होगा वहाँ पे राइबोसोम होगा ही सही। अब बैक्टीरिया के अंदर में जो राइबोसोम है वो कौन सा राइबोसोम होता है, उसका साइज़ क्या होता है, वो कंपैरेटिवली छोटा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम में। 70S टाइप का होता है और ये इसका जो साइज़ होता है वो 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, काफ़ी छोटा होता है हमारे कंपैरिजन में, या यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में हमारा बड़ा होता है साइज़ में। कोई भी राइबोसोम हो, राइबोसोम हमेशा दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। राइबोसोम के पास में एक छोटी सब यूनिट होती है और एक बड़ी सब यूनिट होती है, चाहे वो 80S राइबोसोम की बात करें चाहे 70S राइबोसोम की बात करें। जो 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट हैं, ये 30S और एक 50S होती है। ये दो सब यूनिट्स हैं बैक्टीरियल राइबोसोम या फिर 70S राइबोसोम। काम क्या है इसका, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। जैसे डीएनए ने क्या बनाया पहले, एमआरएनए। डीएनए पहले बनाता है एमआरएनए, एक बार एमआरएनए बन जाता है फिर उस पर काम स्टार्ट करता है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या काम करता है पहले तो वो समझें। राइबोसोम आता है और इस एमआरएनए से आकर के बाइंड कर जाता है। ये जो एमआरएनए है इससे आकर के बाइंड कर जाता है। इससे बाइंड करने के बाद में ये एमआरएनए के ऊपर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है और मूव करते टाइम प्रोटीन सिंथेसिस करवाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव कर रहा है ये क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, प्रोटीन सिंथेसिस।
अब एक mRNA से बहुत सारा प्रोटीन बनता है, मतलब एक mRNA ऐसा नहीं है कि उससे एक ही राइबोसोम जुड़ा होगा। जैसे ये राइबोसोम आगे जाएगा वैसे ही आके यहाँ पे एक और राइबोसोम जुड़ जाएगा, जैसे ये थोड़ा आगे जाएगा इससे एक और राइबोसोम आके जुड़ जाएगा, और चारों ही क्या कर रहे होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बना रहा है, ये इससे थोड़ा छोटा प्रोटीन इससे पीछे है, ये और छोटा प्रोटीन इसने अभी स्टार्ट किया है। तो हमारा एक mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस को तेज करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मल्टीपल राइबोसोम्स, ये जो राइबोसोम्स हैं ये सारे मल्टीपल राइबोसोम इससे जुड़ जाते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसी का नाम होता है पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, और राइबोसोम बैक्टीरिया में 70S और इस तरह के टाइप के होते हैं। अब बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम पोजीशनिंग के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। अभी तक तो हमने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है, उसके स्ट्रक्चर को देखा है। अब हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया का पोजीशन है, उस पोजीशन के बेसिस पे भी बैक्टीरिया कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी लोकेशन कहाँ पे, उसके बेसिस पे भी दो तरह का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में जो दो राइबोसोम होते हैं, एक होता है फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, अपना काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, और दूसरा जो होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, इस लिपिड की मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम दो तरह का हो गया, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा फ्री साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्म में फ्री तरह से घूम रहा है वो राइबोसोम। ये दोनों अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाते हैं। ये जो प्रोटीन बनाता है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, ये सिक्रेटरी प्रोटीन बनाता है, ऐसा प्रोटीन जो सेल के बाहर जाए, सिक्रेटरी प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो सेल के बाहर जाए। और साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम है ये ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के अंदर काम करता है, जो सेल में ही काम करता है, उसको वो बनाते हैं फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो ये राइबोसोम के लिए यहाँ पे हमें इतना ही पढ़ना रहता है। इसके बाद हम राइबोसोम को वापस से डिस्कस करेंगे जब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम देखेंगे। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में हम और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो ये एस वैल्यू है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू है, इसका क्या मतलब है, लेकिन अभी के लिए अभी आप इतना याद रख लीजिए। अब लास्ट कंपोनेंट है इंक्लूजन बॉडीज। बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म में मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, चीज़ों को स्टोर करने के लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर तो है नहीं, उसके पास में अलग से स्टोरेज ऑर्गेनिल्स तो है नहीं जो उसका स्टोरेज परफॉर्म कर सकें। अगर इसके पास में स्टोरेज करने के लिए अलग से ऑर्गेनिल नहीं है तो ये मटेरियल्स को कहाँ पे स्टोर करेगा। किसी भी चीज़ को जो सेल में ज़्यादा हो गई है, जो सेल में अंदर में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको सेल में स्टोर करने की ज़रूरत है। तो सेल में कहाँ पे वो स्टोर करेगा, कहाँ पे वो रिटेन करके रखेगा। तो मटेरियल्स के स्टोरेज करने के लिए ये स्टोर इंक्लूजन बॉडी का इस्तेमाल करता है, मटेरियल स्टोरेज। ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं ये एक्चुअल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एग्रीगेट हैं, जो मटेरियल्स का गुच्छा है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या है, दीज आर एग्रीगेट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मटीरियल, aggregates of material and that is not covered in a membrane। कोई भी membrane कवरिंग इनके ऊपर में प्रेजेंट नहीं होती है, फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसने अपने साथ में, अपने जैसे चीज़ों के साथ में, सिमिलर टाइप के मटेरियल के साथ में गुच्छा बना लिया, और ये जो गुच्छा इसने बनाया है, ये जो क्लस्टर इसने बनाया है, इसी क्लस्टर को क्या बुलाते हैं, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी के ऊपर में कोई भी मेम्ब्रेन कवरिंग देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ये साइटोप्लाज्म में इसी तरह से फ्रीली घूम रहे होते हैं। सो दीज ऑल आर इंक्लूजन बॉडीज।
क्लस्टर ऑफ मटेरियल। अब इंक्लूजन बॉडी कैसे बनती है भाई, क्यों बनती है साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी? ये मटेरियल्स आपस में आकर के एक गुच्छे का फॉर्म क्यों ले रहे हैं? इसका रीज़न है, जब भी कोई मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, भाई एक तरह का मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं, तो नेचर में हमें ये देखने को मिलता है जिसकी भी प्रॉपर्टीज़, जिस भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं, वो आपस में साथ आकर के एक क्लस्टर बना देते हैं। आपस में पास पास आकर के क्या करते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पानी के अंदर में, ये पानी से भरा ग्लास है, इसके अंदर में आप कुछ लिपिड ड्रॉप्स डाल दो या ऑयल की ड्रॉप्स डाल दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि अगर आप ये जो सारी ड्रॉप्स हैं ये आकर के एक कंप्लीट सिंगल ड्रॉप बना लेती हैं। क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं और पानी से जो सराउंडिंग है उससे इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करती हैं। तो जब भी ये कंडीशन आती है कि हमारी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही हैं और सराउंडिंग से डिफ़र कर रही हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्लस्टर कर लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं और उसी गुच्छे को हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ का सिंपल सा काम है एक पर्टिकुलर मटेरियल को स्टोर करना, और एक इंक्लूजन बॉडी में एक ही तरह का मटेरियल मिलेगा। मतलब हर एक इंक्लूजन बॉडी एक पर्टिकुलर मटेरियल को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कितनी तरह की इंक्लूजन बॉडीज बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलती हैं? सबसे पहला है फॉस्फेट ग्रेन्यूल। फॉस्फेट ग्रेन्यूल जिसके अंदर में फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड स्टोर होता है, तो यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप्स को स्टोर करके रखता है। फॉस्फेट ग्रुप बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे काम करता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है एटीपी सिंथेसिस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसके अंदर फॉस्फेट होता है, तो जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो एटीपी सिंथेसिस करता है या एटीपी का यूटिलाइजेशन करता है। अब इस एटीपी को बनाने के लिए जो फॉस्फेट ग्रुप आएगा वो कहाँ से आएगा? या तो वो बाहर से बैक्टीरिया हर बार जब भी उसको ज़रूरत है तो फॉस्फेट को एक्वायर करे, या वो पहले से फॉस्फेट का रिजर्व अपनी बॉडी में रेडी रखे कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको यूज़ कर सकता है। तो बैक्टीरिया इस दूसरे मेथड का इस्तेमाल करता है, फॉस्फेट का ग्रेन्यूल रखता है और उसी फॉस्फेट ग्रेन्यूल में से चीज़ों को निकाल करके उसको यूटिलाइज कर सकता है। दूसरा होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। सिंपल सा जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल में क्या चीज़ स्टोर होगी? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल में ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल स्टोर हो गए। बैक्टीरिया अपना फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। बैक्टीरिया अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन भी किस फॉर्म में स्टोर रहेगा? ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, जिसका नाम है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। फिर है हमारे पास में गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल एक्चुअल में ये एक तरह का इंक्लूजन बॉडी है, इसका नाम जो है वैक्यूल, ये मिसनोमर है, ये अच्छा एक्चुअल नाम नहीं है। ये एक्चुअल में एक गैस इंक्लूजन बॉडी है, लेकिन इसका नाम वैक्यूल ही पड़ा है, तो आपको भी यही पढ़ना भी। तो यहाँ पे गैस वैक्यूल है। अब गैस वैक्यूल कहाँ पर मिलता है? गैस वैक्यूल क्या होता है? जो गैस वैक्यूल है वो हमें फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? जो फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक बैक्टीरियाज होते हैं। भाई फोटोसिंथेटिक है, एक्वेटिक है, मतलब पानी में पाया जा रहा है कोई बैक्टीरिया, तो उसके पास में क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई पानी के अंदर जो लाइट ट्रैवल करती है वो बहुत गहरे तक ट्रैवल नहीं करती है, एक अमाउंट या फिर एक लेवल तक ही जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो मूव करती है। उसके बाद में नीचे वाला रीजन सारा डार्क रहता है। तो जो वाटर होता है, ओशन वगैरह, उसका नीचे वाला रीजन पूरा डार्क रहता है। अगर ये बैक्टीरिया इस रीजन में आ जाए तो इस रीजन में ये मर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सनलाइट है नहीं, मतलब कभी भी बैक्टीरिया इस डार्क वाले रीजन में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो परमानेंटली उस डार्क रीजन में स्टोर हो गया तो वहाँ पे वो डेथ हो जाएगी। तो वो कैसे इंश्योर करता है, कैसे ये बात का मेंटेन करता है कि वो इसी रीजन में रहे, इससे नीचे ना जाए? इसके लिए उसने क्या मैकेनिज़्म डेवलप कर रखा है?
इसके लिए उसने अपने अंदर में मेटाबॉलिक गैस स्टोर करके रखता है, गैस बबल की फॉर्म में या फिर इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। ये जो इंक्लूजन बॉडी है वो इसको फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज़ देती हैं, वो इसको फ्लोट कराती रहती हैं, वो इसको नीचे डूबने नहीं देती। और गैस वैक्यूल हमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, एक तो हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जो हमारे सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दोनों ही में इंक्लूजन बॉडी गैस वैक्यूल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिंकिंग प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर भी फोटोसिंथेटिक नेचर देखने को मिलता है, तो ये भी सिंक ना हो जाए, ये भी गैस वैक्यूल देखने को मिलते हैं। तो ये हमने पूरी बात कर ली बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई ऑर्गेनेल तो वहाँ पर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल है, राइबोसोम। जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनेल, एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। अब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के बाद में बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर देखते हैं। बैक्टीरिया के सरफेस से कुछ एक्सटेंशन या कुछ बाहर की और इलोंगेशंस निकल रही होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल सरफेस एक्सटेंशंस। तो बैक्टीरिया की सेल सरफेस एक्सटेंशंस, बैक्टीरिया की सेल से बाहर की तरफ क्या चीज़ें निकल रही होती हैं, बाहर की तरफ कौन कौन से एक्सटेंशंस अराइज कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल पे 3 तरह के एक्सटेंशन निकलते हैं। एक है फ्लैजेला, एक है पिलाई और एक है फिम्ब्री। फ्लैजेला, पिलाई और फिम्ब्री। इसमें से जो फ्लैजेला है ये बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का, जबकि पिलाई और फिम्ब्री दोनों का नेचर, केमिकल नेचर सेम ही होता है, खाली इनके साइज में और फंक्शन में फ़र्क होता है। तो दोनों ही पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। साइज़ की बात करें तो फ्लैजेला सबसे लार्जेस्ट साइज़ का होता है, ये लार्जेस्ट साइज़ का होता है, और ये स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है, और ये मीडियम साइज़ का है, मतलब बीच के साइज़ का मान सकते हैं। फंक्शन क्या है? मूवमेंट, सेल के मूवमेंट को परफॉर्म कराता है फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या रिस्पॉन्सिबल है? सेल के मूवमेंट करवाने में, सेल को इधर उधर ले जाने में। वहीं पे पिलाई का काम क्या है? पिलाई का काम होता है डीएनए ट्रांसफ़र कराने में। एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए को ट्रांसफ़र कराना हो तो वहाँ पे पिलाई या फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब की ज़रूरत होती है। तो पिलाई को ही हम कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोलते हैं। जबकि फिम्ब्री जो होती है वो कांटे लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेल के ऊपर में कांटे लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, और उन कांटे लाइक स्ट्रक्चर का काम होता है किसी सबस्ट्रेट या फिर सरफेस से जाकर के अपने आप को फंसा लेते हैं और बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये अडहेशन प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया को किसी चीज़ से अटैच करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। एक एक करके इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि तीनों के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इन तीनों में से फ्लैजेला जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लैजेला हमें यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। तो फ्लैजेला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। लेकिन यूकैरियोट फ्लैजेला और प्रोकैरियोट फ्लैजेला में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। यूकैरियोटिक फ्लैजेला अलग प्रोटीन से बना होता है, उसका अरेंजमेंट अलग होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला अलग प्रोटीन से बना होता है और उसका अरेंजमेंट भी अलग टाइप का होता है। तो पहला है फ्लैजेला। बैक्टीरिया की सेल सरफेस बना लेते हैं दोबारा से। ये सेल वॉल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सेल वॉल, और इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ये 3 कंपोनेंट में हमारा फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी है उसका काम होता है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, मतलब सेल एनवलप के अंदर में एम्बेडेड रहता है। ये पूरा का पूरा घुसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है इन सेल एनवलप। जो हमारे पास में सेल एनवलप है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल,
उसके अंदर ये घुसा हुआ रहता है। ये जो हुक है ये कर्व्ड हुक होता है, कर्व्ड फॉर्म में होता है, तो हमें एक कर्व्ड हुक दिखाई देता है जो आगे से बेंड फॉर्म में या कर्व्ड फॉर्म में दिखाई पड़ता है। इस कर्व्ड हुक का काम है कि ये दोनों जो एक्सट्रीम पोर्शंस हैं, एक बेसल बॉडी और दूसरा फिलामेंट, इन दोनों एक्सट्रीम पोर्शन को कनेक्ट करता है आपस में और मूवमेंट को ट्रांसफ़र भी करवाता है फिलामेंट तक। मूवमेंट एक्चुअली किसका होता है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी इस तरह से एनर्जी यूज़ करके 360 रोटेट करती है। इसके रोटेशन की वजह से बेसल बॉडी रोटेट करता है और उसकी वजह से जो फिलामेंट है बड़ा सा, ये भी मूव करना स्टार्ट करता है। और फिलामेंट के मूवमेंट की वजह से जो सराउंडिंग फ्लूइड होगा, जो भी आसपास का पानी होगा, वो मूव करता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है। फिलामेंट जो है वो सबसे लंबा पार्ट है। अगर पूरे फ्लैजिला की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे फ्लैजिला का। किस प्रोटीन से बना होता है? फ्लैजिलन प्रोटीन से। यही हमारा फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब इसमें भी जो बेसल बॉडी है, अगर हम यहाँ पर बेसल बॉडी का भी बात करें तो बेसल बॉडी खुद भी किसकी बनी होती है? रिंग्स प्लस रॉड्स। कुछ रिंग होती हैं और कुछ इस तरह की रॉड्स होती हैं। रिंग्स, इन दोनों से मिलकर के ही हमारी बेसल बॉडी बनी होती है। अब ये बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी फ़र्क दिखाई पड़ता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर में दोनों में फ़र्क दिखाई पड़ता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 2 ही लेयर्स होती हैं, एक होती है सेल वॉल और उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव में ऐसा नहीं होता भाई। ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर में एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर बोल रहे थे। तो यहाँ पर एक एडिशनल लेयर है लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। अब यहाँ पर जो बेसल बॉडीज होंगी उनमें रिंग्स का नंबर अलग अलग होता है। एक रॉड है यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में और इस रॉड के साथ में 3 रिंग जुड़ी हुई होती हैं। इस रिंग में कितनी रिंग्स जुड़ी हुई होती हैं? 4 रिंग सॉरी। एक होती है एल रिंग जो लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर के साथ में जुड़ी हुई रहती है। दूसरी होती है पी रिंग जो कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर सेल वॉल के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये दोनों रिंग डिस्टल रिंग कहलाती है, बाहर वाली रिंग या फिर डिस्टल रिंग। जबकि अंदर साइड पे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में एक रिंग जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं एम रिंग। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह खाली है, उसमें सुप्रा मेम्ब्रेनस एस रिंग। तो यहाँ पे सुप्रा मेम्ब्रेनस एस रिंग पाई जाती है। ये दोनों रिंग्स जो हैं वो प्रॉक्सिमल रिंग कहलाती हैं। ये दोनों कैसी हैं? प्रॉक्सिमल रिंग। तो यहाँ पे टोटल 4 रिंग हैं, डिस्टल 2 और 2 प्रॉक्सिमल। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिंग देखने को मिलती हैं। एक रॉड होती है और उस रॉड के अलावा हमें 2 ही रिंग देखने को मिलती हैं, एस और एम। तो यहाँ पे एस रिंग और एम रिंग डिस्टल रिंग देखने को मिलती हैं। पी एल और पी रिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। बाकी तो सब सेम ही है। यहाँ पर भी कर्व्ड हुक होगा, यहाँ पर भी कर्व्ड हुक देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी कर्व्ड हुक देखने को मिलेगा। उस कर्व्ड हुक से फ्लैजिला एसोसिएटेड होगा दोनों में। तो ये हो गया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में सेल वॉल फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। दूसरा जो एक्सटेंशन है वो है पिलाई। पिलाई जो है वो एक इलोंगेटेड हॉलो ट्यूब की फॉर्म में डेवलप होती है। वो सेल के अंदर एक इलोंगेटेड हॉलो ट्यूब के अंदर डेवलप होती है
और सिर्फ उन्हीं सेल में डेवलप होती है जिनके पास में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। जिन भी सेल के पास में एफ प्लाज्मिड होगा सिर्फ उन्हीं के अंदर डेवलप करती है। मान लीजिए ये एफ प्लाज्मिड वाला सेल है जिसको हम एफ पॉजिटिव भी बोल देते हैं। ये इसका मेन डीएनए है और ये उसका एफ प्लाज्मिड है। ऐसा सेल एक कॉन्जुगेशन ट्यूब या फिर पिलाई बना सकता है और ये पिलाई के थ्रू ये अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे बैक्टीरिया को। मान लीजिए दूसरा बैक्टीरिया इसको अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देगा। तो पिलाई का काम होता है डीएनए ट्रांसफ़र करवाना एक हॉलो ट्यूब से। ये जो डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? कॉन्जुगेशन। और ये जो ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है इसका नाम होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो पिलाई को हम कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोल सकते हैं। क्या ये मूवमेंट में कोई काम करती है? मूवमेंट में पिलाई का कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ डीएनए ट्रांसफ़र में। लास्ट एक्सटेंशन होता है फिम्ब्री। एक्चुअल में ये छोटा पिलाई ही है पर नंबर पे ज़्यादा होता है और साइज़ में छोटा होता है। साइज़ में इतना छोटा होता है कि डीएनए ट्रांसफ़र इसके थ्रू नहीं हो सकता। तो अब आते हैं हम फिम्ब्री। फिम्ब्री जो है वो स्मॉल साइज़ होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं एंड न्यूमरस, बहुत ज़्यादा पूरे सेल के ऊपर छोटे छोटे फाइबर्स की फॉर्म में निकले हुए रहते हैं। इसीलिए इनको फाइब्रस या फिर ब्रिसल नेचर का भी बोलते हैं। जो हमारे टूथब्रश होता है उसमें छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं ना, कितने सारे ब्रिसल होते हैं, कांटे होते हैं, उसी तरह के ब्रिसल ये फिम्ब्री भी दिखाते हैं। अब ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया का? मान लो ये सेल है, इसकी सेल पे बहुत सारे छोटे छोटे कांटों की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनका इकलौता काम है बैक्टीरिया को अटैचमेंट प्रोवाइड करना, अडहेशन प्रोवाइड करना। इनका जो फंक्शन है फिम्ब्री का, वो इकलौता फंक्शन है बैक्टीरिया को अडहेशन प्रोवाइड करना किसी दूसरी सरफेस से, किसी सरफेस से, किसी सबस्ट्रेटम से। मान लीजिए बैक्टीरिया पानी में पाया जा रहा है और उसके पास में यहाँ पे पत्थर प्रेजेंट है, स्टोन प्रेजेंट है। तो इन रॉक या फिर स्टोन पे बैक्टीरिया को चिपकने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फिम्ब्री की। फिम्ब्री जो कांटे लाइक स्ट्रक्चर है वो इस पत्थर के ऊपर जाकर ऐसे बैठ जाएंगे, अपना इंटरडिजिटेशन उसको अपने कांटे फंसा देंगे और बैठ जाएंगे। फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अलावा जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो किसी पैथोजन की तरह काम करते हैं, किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है, ह्यूमंस के लिए ही पैथोजन समझ लेते हैं, हमारी बॉडी में एंटर करता है और कहीं पर डिजीज़ कॉज करेगा। डिजीज़ कॉज करने से पहले उसको हमारी बॉडी के टिश्यू से अटैच होना पड़ेगा। भाई हमारी बॉडी के जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं, पहले उससे तो अटैच हो। एक बार ही हमारी बॉडी के सेल या टिश्यूज़ से अटैच हो जाएगा तो उसके बाद डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो ये हमारे पास में क्या होगा? होस्ट के टिश्यू से अटैचमेंट में भी हेल्प करता है फिम्ब्री। तो यहाँ पे हमने तीनों एक्सटेंशंस भी देख लिए, फिम्ब्री, पिलाई और फ्लैजेला, और उनका क्या इंडिविजुअल काम है ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कंप्लीट हो गया।